जहां रेत के टिल्ले नहीं है वह भाग कहलाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये रेत के टिल्ले यहां नहीं है, ये एक परतदार चट्टानी क्षेत्र है। चट्टानी क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और इसी को बोलते हैं हम्मादा, यानी संपूर्ण पथरीला क्षेत्र किसको बोलते हैं? हम्मादा को बोलते हैं। अब देखिए, ये जो चट्टानी क्षेत्र है ये किस प्रकार की चट्टानी का समूह है, चट्टान का समूह है? तो ये है अवसादी जो चट्टानी समूह का ही एक भाग है। इन अवसादी जो चट्टाने हैं इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण तरशीरी युग से प्लेस्टोसीन काल के मध्य इसका जो निर्माण है वो माना जाता है। अब देखिए, इसमें इस क्षेत्र में जुरासिक काल की वनस्पति व जीवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान देना कि इस क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में, यानी इस चट्टानी क्षेत्र में जुरासिक काल की जो वनस्पति है और जीवों के जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। इसका जो जीता जागता उदाहरण यदि आपको देखना हो तो जैसलमेर के अंदर आकल गांव है। आकल गांव जैसलमेर में, यहां आकल वुड फॉसिल पार्क बना हुआ है, यानी एक जीवाश्म पार्क है जिसमें उस काल की जो वनस्पतियों के जीवाश्म है वो अच्छे से देखे जा सकते हैं आकल वुड फॉसिल पार्क में। और दूसरा इसका जीता जागता उदाहरण है जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में जो तेल निकला है, पेट्रोलियम पदार्थ निकले हैं, ये दोनों ही उदाहरण इस बात के गवाह हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में जुरासिक काल की वनस्पति और जीवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि जो बालोतरा और पोखरण का जो क्षेत्र है इसके अंदर मगरा पहाड़ियां पाई जाती है, यानी मगरा जो श्रृंखला है पहाड़ियों की वो पाई जाती है। और इसी के अंदर एक पहाड़ी है त्रिकुट पहाड़ी, जिसके ऊपर राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग बनाया। ये क्षेत्र भी इसी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर है। ये जो मगरा पहाड़ियां है, ये मगरा पहाड़ियां कहां से कहां तक है? बालोतरा से पोखरण तक। इसी के एक पहाड़ी इसी के अंदर ही है त्रिकुट पहाड़ी, और जिसमें राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किया था। अब देखिए, इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक इस क्षेत्र के अंदर सौर ऊर्जा की संभावनाएं प्राप्त हुई है। और सौर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा में संभावनाएं मिली अपने को, तो यहाँ सेज की स्थापना की गई है। इसका मतलब क्या है? सोलर एनर्जी इंटरप्राइज जोन, यानी सौर ऊर्जा जोन के रूप में इस क्षेत्र को
या इस क्षेत्र की गणना की जा रही है। सर्वाधिक संभावना है सौर ऊर्जा की इस क्षेत्र के अंदर प्राप्त। इसके अलावा इस क्षेत्र में लाठी सीरीज क्षेत्र के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। एक भूगर्भीय जल पट्टी, खनिज की मात्रा अपने को प्राप्त हुई है, सेवण घास यहाँ पाई जाती है। तो ये था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी जहां रेत के धोरे नहीं है, टिल्ले नहीं है, जहां चट्टानी क्षेत्र है, यानी इसी रेगिस्तान में चट्टानी क्षेत्र भी है, उसी को बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। चट्टानी यानी अवसादी चट्टानी समूह की शैली यहाँ पाई जाती है। इसका निर्माण टर्शियरी युग से प्लेस्टोसीन युग के मध्य में हुआ था। यहाँ जुरासिक काल की वनस्पति और जीवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसी के उदाहरण है आकलवुड फॉसिल पार्क और ये जो जैसलमेर बाड़मेर के तेल के कुएं हैं। अब इसी के अंदर मगरा पहाड़ियां हैं और सौर ऊर्जा के जो प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, इसको घोषित किया गया है। अब इसके बाद में अपन जानेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बाद में मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया था। मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग था शुष्क मरुस्थल मैदान और दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल मैदान। अब देखिए ये जो अर्ध शुष्क है, क्योंकि इनको बांटने वाली इस प्रकार से अपना मरुस्थल है, ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये है, ये बांटती है अरावली और मरुस्थल को। और ये 25 जो सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ये बांटती है इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र को और इस अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र को। इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और युक्त प्रदेश दो इसमें थे। अब अपन बात करते हैं इस अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र के बारे में। तो पहला काम क्या है, पहली बात इसमें कि यह 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य का क्षेत्र है। पहला, क्योंकि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का जो मध्य का क्षेत्र है वही है अर्धशुष्क मरुस्थल मैदान। दूसरा, शुष्क और उप आर्द्र जो जलवायु है उसके मध्य का ये क्षेत्र है। यानी इस पार्ट से इधर शुष्क मैदान शुष्क जलवायु है और अरावली में उप आर्द्र जलवायु है, इसके मध्य का क्षेत्र या मध्य की जो जलवायु है उसका ये क्षेत्र है अर्ध शुष्क मरुस्थल मैदान। अब देखिए इस प्रकार की जलवायु है, इसी वजह से इसको संक्रमणीय जलवायु प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है, संक्रमणीय जलवायु प्रदेश के नाम से। अब देखिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावटी प्रदेश, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि और चौथा है लूणी देश। अब इस चारों के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे कि गग्गर के मैदान में क्या है, शेखावटी प्रदेश में क्या है, नागौरी उच्च भूमि में क्या है और लूणी बेसिन के अंदर क्या है। गग्गर का मैदान,
घग्गर का जो मैदान है वो राजस्थान के दो जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। अब ध्यान ये दीजिए, यहां घग्गर नदी प्रवाहित होती है। एकमात्र नदी इन दो जिलों की घग्गर नदी है और ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की इस प्रदेश की एकमात्र नदी है। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं इस घग्गर के मैदान की, ठीक है। इस मैदानी भाग की आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी किसे कहते हैं? जब नदी किसी भी सागर महासागर में ना गिरती हो, सीधी अपना जल लेके नहीं जाती हो, बीच राह में चलते चलते विलुप्त हो जाती हो, उसको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदी। यहां भूगोलवेत्ता बताते हैं कि किसी समय में यहां सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर अपना जल है वो अरब सागर तक लेके जाती थी, लेकिन समय समय पर शुष्क जलवायु की वजह से ये जो नदी है ये विलुप्त हो गई और उसी पेटे में आज घग्गर नदी बहती है, जो हिमालय से निकलकर हनुमानगढ़ श्री गंगानगर तक आके ये विलुप्त हो जाती है। इसका जो घग्गर का जो पार्ट है या उसका जो क्षेत्र है घग्गर नदी का, उसको नाली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस घग्गर का जो मैदान है, इसकी मिट्टी, यहां की मिट्टी कौन सी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि पता है आपको कि एक मरुस्थलीय प्रदेश है और मरुस्थल में बालू रेत है, लेकिन इस मैदान में यहां मिट्टी है जलोढ़, और ये जलोढ़ मिट्टी, ये मैदान जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, क्योंकि यहां घग्गर नदी ने हिमालय से अपने साथ मिट्टी प्रवाहित करके लाई है और वो यहां जमने की वजह से यहां जो मैदान है वो जो तैयार हुआ है उसकी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसी मिट्टी को यहां बग्गी के नाम से जाना जाता है। अब उपजाऊ होने से यहां कपास, गेहूं, चावल आदि की जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी मात्रा के अंदर हो जाती है। अब बस दिक्कत ये है कि इस घग्गर नदी के बिल्कुल ऊपर बसा हुआ हनुमानगढ़ शहर है। हनुमानगढ़ शहर है वो इसके लेवल से नीचे बसा हुआ है। घग्गर के नीचे बसा हुआ है इससे, तो इसमें बाढ़ आने की संभावना वो लगातार बनी रहती है। राजस्थान के दो शहर ऐसे हैं जो उसके साथ बहती हुई नदी के पेटे से नीचे बसे हुए हैं। एक हनुमानगढ़ जो घग्गर से नीचा है और दूसरा है बालोतरा जो लूणी नदी के जो पेटे से नीचे बसा हुआ है। यहां दोनों ही शहरों में बाढ़ की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। तो ये था अपना घग्गर का मैदान, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और घग्गर अपने साथ हिमालय से जलोढ़ मिट्टी प्रवाहित करके लाती है, उससे यानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित यह मैदान बड़ा ही उपजाऊ है और उपजाऊ होने की वजह से यहाँ कपास, गेहूं और चावल की फसलें अच्छी मात्रा में हो जाती है। और हनुमानगढ़ शहर है वो घग्गर नदी से नीचे बसा हुआ है। अब अपन बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश अर्ध शुष्क मैदानी भाग का क्षेत्र है। ये सीकर, झुंझुनू,
और चूरू, इन 3 जिलों का जो भाग है वो शेखावटी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहां आंतरिक प्रवाह की नदी कांतली बहती है, कांतली। अब देखिए जो शेखावटी प्रदेश है वो चूने की परतों से निर्मित है, चूने की परतों से निर्मित है। इसी वजह से ये सबसे गर्म या यूं कहें सबसे ठंडा, यानी सबसे जल्दी गर्म होने वाला क्षेत्र और सबसे ठंडा गर्म होने वाला क्षेत्र ये शेखावटी प्रदेश माना जाता है। और तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान चूरू के अंदर होता है और सबसे कम तापमान ये भी चूरू के अंदर होता है। दिन के अंदर सबसे ज्यादा तपता है और रात को सबसे ज्यादा ठंडा होता है, या यूं कहें गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म और सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंडा। इसी वजह से राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू है। अब वार्षिक तापांतर का मतलब क्या है कि वर्ष में सबसे ज्यादा तापमान वाला और सबसे कम तापमान वाला दोनों ही इसी जिले के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। दोनों का जो तापमान है, सबसे कम तापमान का और ज्यादा तापमान का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा इसी चूरू जिले का है। और चूरू जिला इस शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसको बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बांगर प्रदेश। अब बांगर क्या है? बांगर का अपने सीधे सीधे शब्दों में इसको बोल सकते हैं बंजर, यानी वह भूमि जहां वर्षा जल नहीं पहुंच पाता हो, क्योंकि इस क्षेत्र में काफी ऊंचे ऊंचे बालू का स्तूप हैं, यहां वर्षा जल नहीं पहुंच पाता, इसी वजह से ये भूमि बंजर रह जाती है। इसको कहते हैं बांगर प्रदेश। तो इसी का विपरीत खादर, ये क्या होता है? जहां वर्षा जल या बाढ़ का पानी आसानी से पहुंच जाता है, या यूं कहें कि जलोढ़ मिट्टी अपने साथ बहाकर जिस क्षेत्र में जमा कर देता है वो भाग उपजाऊ, काफी उपजाऊ होता है, उसको कहते हैं खादर। तो यह था खादर और बांगर में अंतर। बांगर यानी बंजर भूमि जिससे रेत के साथ वायु प्रदान होता है, उपजाऊ जो मिट्टी है वो वहां से निकल जाती है, बंजर हो जाता है, वहां वर्षा का जल नहीं पहुंच पाता, वो है बांगर। और उसका विपरीत उल्टा खादर, जहां वर्षा जल जमा हो जाता है, अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाता है, उससे जो निर्मित मैदान है वो खादर का मैदान कहलाता है। अब देखिए बीड़, ये बीड़ क्या है? ये शेखावटी में जो घास के मैदान है उसको कहा जाता है बीड़ कहा जाता है। शेखावटी में घास के मैदानों को बीड़ के नाम से जाना जाता है। तो यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि बीड़ा क्या है। बीड़ यदि शेखावटी के घास के मैदान है तो बीड़ा ये जयपुर के घास के मैदान है। इस बात को थोड़ा सा आप कंफ्यूजन कल को नहीं होना चाहिए आपके अंदर। बीड़ शेखावटी का, तो बीड़ा जयपुर के घास के मैदान। यहां एक मिलता जुलता शब्द और है बीहड़। तो ये बीहड़ क्या है? ये है जो चंबल नदी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहते हैं बीहड़।
तो ये अब शेखावटी के अंदर, यानी शेखावटी प्रदेश के अंदर जो वर्षा का जल इकट्ठे करने का जो स्थान है उसको बोलते हैं सर या सरोवर। सर या सरोवर कहा जाता है जहां वर्षा का जल इकट्ठा होता है। कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? कच्चे कुओं को यहां कहा जाता है जोहड़। जोहड़ कहा जाता है। अब जो जोहड़ है उसका जो बिल्कुल मध्य का भाग है, यानी मध्य का गहरा भाग, उसको कहा जाता है चोब। उसको कहा जाता है चोब कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात, छोटी छोटी बातें एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकती है। अब देखिए शेखावटी में कच्चे कुओं को क्या कहा? जोहड़ कहा। इसके मध्य गहरे भाग को चोब कहा। लेकिन उन्हीं कच्चे कुओं को जयपुर में किस नाम से जाना जाता है? उसमें कहा जाता है बेरा के नाम से। बेरा के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये था अपना शेखावटी प्रदेश। सीकर, झुंझुनू, चूरू का जो भाग है वो शेखावटी प्रदेश के अंतर आता है। इसके अंदर आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली है। ये चूने की परतों से निर्मित है। इसी वजह से ये सर्दियों में सबसे ठंडा होता है और गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म होता है। और यह वार्षिक तापांतर वाला जिला भी चूरू माना जाता है। तो इसको बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ की जो भूमि है वो बंजर हो चुकी है। तो इसका उल्टा खादर जिसको कहा जाता है, जहां बाढ़ का पानी जमा हो जाता है जलोढ़ मिट्टी के साथ में। तो बीड़ शेखावटी के घास के मैदान हैं, तो बीड़ा जयपुर के घास के मैदान, तो बीहड़ चंबल नदी का क्षेत्र। शेखावटी में जो वर्षा जल का संचय का जो स्थान है उसको सर या सरोवर यानी तालाब के नाम से उसको जाना जाता है। कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है और जोहड़ का बिल्कुल मध्य में जो गहरा भाग है उसको चोब के नाम से जाना जाता है। और इसी कच्चे कुओं को जयपुर में बेरा के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करेंगे तीसरा जो पार्ट अर्धशुष्क मैदानी प्रदेश का, वो है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। तो चलते हैं नागौरी उच्च भूमि के बारे में। नागौरी उच्च भूमि, अब देखिए राजस्थान के जो नागौर का क्षेत्र है वो नमक के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहां खारे पानी की झीलें हैं जिसके अंदर सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है। क्योंकि सांबर जयपुर के अंदर है लेकिन उसका एक भाग नागौर से लगता है। डीडवाना और पंचभद्रा नागौर के अंदर है। तो ये सारे खारे पानी की झीलें हैं। अब प्रश्न, इन जो नमक, अपने जो राजस्थान का जो नमक है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अब एक प्रश्न यहां बनता है कि राजस्थान की झीलों का जो पानी है वो खारा क्यों है, या यहां नमक की मात्रा इतनी ज्यादा क्यों है, यहां पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा क्यों पाई जाती है? इसका रीजन क्या है? तो मैं बता दूं, जो समुद्र की गहराई है वहां माइकाशिष्ट चट्टानें पाई जाती है। माइकाशिष्ट चट्टानें पाई जाती है। इन चट्टानों में मैग्नीशियम जो तत्व है वो पाया जाता है। मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। और यह तत्व केशाकर्षण पत्ती, ये कौन सी होती है? जैसे लालटेन के अंदर अपन नीचे तेल रखते हैं, तेल डालते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर एक बत्ती इसमें लगाई जाती है। तो जब तेल ऊपर चढ़ता है, वो ऊपर चढ़ने की जो पत्ती है उसी को ही बोलते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल वो था किसका? केशाकर्षण पत्ती का। ठीक वैसे ही इस पत्ती से ये जो मैग्नीशियम है ये ऊपर आता है और
ये वाष्पीकरण के माध्यम से ये नमक यानी सोडियम क्लोराइड का रूप लेता है। इसी वजह से इस प्रकार से तो नमक की उत्पत्ति यहाँ होती है, और इसी वजह से राजस्थान का जो जिले हैं वो खारी है, यहाँ का पानी खारा है, और यहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा है, यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। दूसरी बात, इस क्षेत्र में बात करें अपन फ्लोराइड की, बहुत बड़ी समस्या फ्लोराइड, यानी नागौर से लेकर अजमेर का जो क्षेत्र है इसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा जो सर्वाधिक है वो पाई जाती है। यानी यहां तक कि 1 लीटर में 3 मिलीग्राम तक जो फ्लोराइड है वो मात्रा इसकी इस जल में है। इसकी वजह से क्या है, एक रोग होता है फ्लोरोसिस नामक रोग इस जल के पीने से हो जाता है। अब इस रोग के लक्षण क्या है, पीठ है वो मुड़ जाती है, झुक जाती है, यानी कुब्बड़ हो जाती है। इसी वजह से इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। कुब्बड़ पट्टी नागौर से लेकर अजमेर तक, यानी सर्वाधिक यहाँ पर फ्लोराइड जल में पाई जाती है, उससे फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं, उस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो पर्वतसर और जो नावा है ये इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियां के रूप में शामिल है। तो ये था। अब एक प्रश्न पीछे आया था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो फ्लोराइड का जो प्रभाव है वो कहां देखा जाता है, तो इसमें है आसरवा गांव है। आसरवा गांव है मकराना नागौर के अंदर, यहां सबसे ज्यादा जो फ्लोराइड की प्रभावितता है वो देखी गई है। तो ये था अपना नागौरी उच्च भूमि का क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं लूनी बेसिन क्षेत्र की। लूनी बेसिन, अब देखिए लूनी बेसिन के अंदर जहां जहां लूनी नदी प्रवाहित होती है, जिसके अंदर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र इसके अंदर आता है। ये है लूनी बेसिन का क्षेत्र। इस क्षेत्र को गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से, इस क्षेत्र को गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहां बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं, बाड़मेर के है अंदर है, वो इसी लूनी बेसिन के अंतर्गत आती है। जबकि ध्यान ये रखना 56 की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर के अंदर है, जबकि 56 का मैदान ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। छोटी छोटी बातें हैं, कई बार कंफ्यूजन इससे पैदा हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का मेवा नगर, नाकोड़ा, ये भी बाड़मेर के अंदर है। ये एक जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। राजस्थान का मेवानगर है।
अब देखिए राजस्थान का या मारवाड़ का लघु माउंट, मारवाड़ का लघु माउंट किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पिपलूद बाड़मेर को। यहां हल्देश्वर महादेव का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह भी इसी क्षेत्र के अंदर आता है, लूनी बेसिन के अंदर। उसके बाद हम बात करें अपने पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये कौन सी है? ये है डोरा पर्वत, लगभग 869 मीटर ऊंचा है डोरा पर्वत। यह है कहां पर? यह है जसवंतपुरा जालोर के अंदर। यह भी आता है लूनी बेसिन के अंदर, यानी पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोरा पर्वत। इसके बाद में अपन बात करें जालोर का जो रानीवाड़ा है, रानीवाड़ा जालोर के अंदर है। इसको वृक्ष रहित अनावृत प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, यानी वनस्पति कम है, यानी वृक्ष रहित अनावृत प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है, रानीवाड़ा जालोर को। तो ये था अपना लूनी बेसिन, यानी लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। इस प्रदेश को गोंडवाना प्रदेश के नाम से, गोंडवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहां बाड़मेर में जो 56 की पहाड़ियां है, जबकि 56 का मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर। नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर है, जिसको राजस्थान का मेवानगर के नाम से जाना जाता है, और ये जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मारवाड़ का लघु माउंट पिपलूद बाड़मेर को कहा जाता है, और यहाँ हल्देश्वर महादेव का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। अब देखिए पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत, जो जसवंतपुरा जालोर के अंदर है, और जालोर के अंदर यह रानीवाड़ा, जिसको वृक्ष रहित अनावृत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह था अपना राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन एक टॉपिक जरूर आगे करवाएंगे कि मरुस्थल को रोकने के लिए समय समय पे सरकार ने जो योजनाएं चलाई है, उस टॉपिक से हर बार एक प्रश्न पक्का आता है। कोशिश करेंगे कि अगला टॉपिक उसी को लेके आए, ताकि इस जो मरुस्थलीय प्रदेश का जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में अरावली, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, और फिर दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती पठारी प्रदेश है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो बने रहिए जीके आसान ट्रिक्स में, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। आपका सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद।